हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग इकाई 5 पर बात कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट की कविता से संबंधित इकाई है। हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति पदावली, कबीर, इन सभी पर बात कर लिया था। आज हम लोग जायसी पर बात करेंगे और उनकी जायसी ग्रंथावली पर बात करेंगे, जिसमें हम लोगों की यूजीसी नेट की इकाई में नागमती वियोग खंड लगा हुआ है। तो हम लोग नागमती वियोग खंड पर भी बात करेंगे और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा में आपको जायसी से प्रश्न बनते हैं और आप किस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद उस प्रश्नों को हल कर पाएंगे और ये आपके लिए फायदेमंद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए हम लोग जायसी का जीवन काल देख लेते हैं। तो जैसा कि जायसी का जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आपका नागमती वियोग खंड लगा हुआ है, वो जो आपके शुक्ल जी जायसी पर रचना किए हैं, संपादन वही आपका लगा हुआ है। नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड, संपादक शुक्ल जी, यही रचना आपके सिलेबस में लगी हुई है। क्योंकि जायसी पर बहुत लोगों ने रचनाएं की हैं, तो वो चीज़ें नहीं, जो शुक्ल जी की रचना है वही लगी हुई है। इनका जो जन्म स्थान है वो जायस नगर है, अमेठी के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इनके जो गुरु हैं वो शेख मोहिदी, शेख बुरहान, सैयद अहमद, ये गुरु इनके माने जाते हैं। सैयद अहमद जो हैं, इनके जो हैं दीक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु इनके शेख अहमद हैं। और मान लीजिए अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया गया कि शेख अहमद को इनका दीक्षा गुरु किसने माना है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने ही माना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इनको दीक्षा गुरु आपके शुक्ल जी माने हैं। उसके बाद सूफी संप्रदाय में जायसी से संबंधित दो मत मिलते हैं, तो उन मतों को हम लोग देख लेते हैं। पहला मत तो है चिश्तिया संप्रदाय का और दूसरा है मेहदवी संप्रदाय। तो जो चिश्तिया संप्रदाय है उसको शुक्ल एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं, और जो मेहदवी संप्रदाय है उसको राम पूजन तिवारी और राम खिलावन पांडे मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग अलग अलग ध्यान दीजिए। इसके बाद इनकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं और रचनाओं में ये चीज़ें देख लेते हैं कि किस में क्या चीज़ वर्णित है। क्योंकि जैसे इनकी रचनाओं से ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी किस रचना में शेरशाह सूरी का वर्णन मिलता है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है। तो मान लीजिए अगर आप ये सब चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आप परीक्षा में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही कठिन लगेंगी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और जिससे कि आप परीक्षा में रिजल्ट से दूर होते जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आखिरी कलाम है, तो आखिरी कलाम इन्होंने 1528 ईस्वी में बाबर के समय रचित लिखा है। तो यानी कि जब बाबर के समय लिखे तो बाबर की प्रशंसा जरूर की है। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। रोजे कयामत प्रलय के दिन का भी वर्णन है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद अखरावट है। तो अखरावट में किसका वर्णन है, तो वर्णमाला के अक्षर के अनुसार सूफी सिद्धांत के चौपाई छंद में अभिव्यक्ति की गई है अखरावट में। इसके बाद आगे देख लेते हैं कहरनामा। तो जैसा कि कहरनामा में कहरवा शैली में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन संबंधी ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद चित्ररेखा। तो लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। चंद्रपुर की राजकुमारी चंद्ररेखा का वर्णन है और मोहम्मद साहब उनके 4 मित्रों का वर्णन
भी इसमें मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद कन्हावत में क्या है कि कृष्ण चरित्र का वर्णन है, और ये प्रथम जो कृष्ण काव्य से संबंधित रचना है। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम कृष्ण काव्य से संबंधित रचना, और ये कृष्ण के चरित्र से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है, कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद पद्मावत देख लेते हैं। तो जैसा कि पद्मावत में आपके शेरशाह सूरी का वर्णन किया गया है, यानी शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। तो ये एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि शेरशाह सूरी वर्णन किस में मिलता है या किस में उनकी प्रशंसा की गई है। तो ये पद्मावत में की गई है। शेरशाह सूरी, ये पद्मावत में इनका वर्णन किया गया है। और जो पद्मावत है वो मसनवी शैली में लिखी गई थी। मसनवी शैली में इसकी रचना हुई थी। जो मसनवी शैली है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा होता है। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा, यानी कि जो 7 चौपाई लिखी जाएंगी पहले, फिर उसके बाद एक दोहा लिखा जाएगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसकी रचना कब की गई थी। तो पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी, और इसमें 57 खंडों में इसका पूरा विस्तृत महाकाव्य है। और जो आपका नागमती वियोग खंड है, वो उसका कौन सा सर्ग है या खंड है, आप लोग बताइए। नागमती वियोग खंड जो है वो कौन सा खंड है? टोटल तो आपकी 57 खंड हैं आपके पद्मावत में। आपको पढ़ना है नागमती वियोग खंड। तो ये तो चीज़ें जानना जरूरी होगी आपके लिए कि ये कौन सा खंड है। तो ये 30वां खंड है। ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए। और मान लीजिए नागमती वियोग खंड में कितने दोहे हैं, तो 19 दोहे हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इसमें कितनी अर्धालियाँ हैं, यानी कि चौपाइयाँ कितनी हैं, तो 133 हैं। 133 अर्धालियाँ हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और एक इसमें प्रश्न ये भी बनता है कि जो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन मिलता है, वो किस महीने से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसकी शुरुआत आषाढ़ मास से होती है। आषाढ़ मास। आइए हम देख लेते हैं कि ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो जैसा कि ये ठेठ अवधि में लिखी गई है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिकता से वर्णन किया गया है। तो जो राजकुमारी थी वो सिंघल द्वीप की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। पद्मावती, साथ ही रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के विरह का कवि ने अद्वितीय वर्णन किया है। इतिहासकारों ने
इसमें पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की है ज़रूरत। और इसमें एक चीज़ और पूछता है कि नागमती ने अपनी और रत्नसेन की जोड़ी को किसके समान माना था। तो जैसा कि नागमती ने अपनी जोड़ी और रत्नसेन की जोड़ी को, जैसे वो वीरा वेदना में तप्त थी तो उसने सारस की जोड़ी के समान माना है। सारस पक्षी जो होता है उसी की जोड़ी के समान माना है, क्योंकि सारस पक्षी में से अगर एक पक्षी उसका जोड़ा ख़त्म हो जाए तो वो अपने प्राण त्याग देता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी हरदेव बाहरी ने पद्मावत का मूल कथा स्रोत प्राकृत रचना रत्नशेखर कथा को बताया है। ये हरदेव बाहरी का मानना है। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य समासोक्ति एवं भक्ति काल का वेद वाक्य कहा, तो नगेंद्र ने रोमांचक शैली का कथा काव्य माना है। यानी नगेंद्र रोमांचक शैली का कथा काव्य मानते हैं और शुक्ल महाकाव्य और समासोक्ति मानते हैं। इसके बाद पद्मावत को रूपक काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रूपकों की बहुत प्रधानता है। जैसे कामायनी में मिलता है उसी तरह से इसमें भी मिलता है। इनके विभिन्न पात्रों में दार्शनिक प्रतीक भी प्राप्त होते हैं। जैसे तन चितौर मन राजा किन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न एहि चिहि बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। माया अलाउद्दीन सुल्तान है, राघव चेतन को शैतान के रूप में दिखाया गया है, नागमती को दुनिया धंधा के रूप में दिखाया गया है, तोता को गुरु के रूप में दिखाया गया है, और ये सिंघल द्वीप की जो बुद्धि के है पद्मिनी के रूप में चिन्हित किया गया है, और राजा रत्नसेन को मन के रूप में माना गया। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए आप लोग। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसमें फेरबदल कर रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा बताया है। रत्नसेन आत्मा है, पद्मावती परमात्मा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पद्मावत को बंगला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में आराकान के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला नाम से किया था। ये चीज़ पूछा जाता है कि आलो उजाला नाम से बंगला में अनुवाद किसने किया था, तो वजीर मगन ठाकुर ने। आलो उजालो नामक कवि से इसका बंगला में अनुवाद करवाया था। जायसी पर जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो जायसी ग्रंथावली 1924 में आपके शुक्ल जी लिखे थे। उसके बाद जायसी नाम से विजय देव नारायण शाही लिखे हैं 1983 में। उसके बाद जायसी एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश लिखे हैं। और जैसा कि विजय देव नारायण शाही पद्मावत को एक प्रकार की ट्रेजेडी मानते हैं, अपने ढंग की ट्रेजेडी, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पद्मावत को अपने ढंग की ट्रेजेडी किसने माना है। तो आपके जो विजय देव नारायण शाही हैं वो मानते हैं। अब जायसी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं, इसके बाद इन पर कुछ आलोचकों के मतों को देख लेंगे। तो जायसी की जो प्रमुख पंक्तियां हैं, 3 लोक 14 खंड सबे परि मोहि सूझी, मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावे त्यों खेल, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी, नाहित कहा छार भर मुट्ठी, पद्मावत चाहत रित पाई, गगन सुहावत भूमि सुहाई,
चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, साज विरह दुंद दल बाजा। यही आषाढ़ से नागवती वियोग खंड का 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद है मन सरोदक वर्णों कहा, भरा समुद्र अति अवगाही। रवि शशि नखत दीपति ओहि ज्योति, नौ पौरी तेहि गढ़ मड़ियारा। ओ तह फिरहि 5 कोटवारा, भंवर केश वह मालती रानी। विषहर तूरहि तेहि अर्घानी, नयन जो देखा कंवल भा। निर्मल नारी शरीर, 9 पौरी पर 10 दुआरा। तेहि पर बाज राज घटियारा, पीव से कहूँ संदेशड़ा है भौरा एक काग। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अब कुछ आलोचकों के कथन देख लेते हैं जो कि जायसी पर कहे गए हैं, जिसमें पहला कथन शुक्ल जी का है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन साबित होगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। पहला है कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। नागवती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, शुक्ल जी माने हैं। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागवती की विरह दशा में अपनी रानीपन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उनके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गांभीर्य बना हुआ है। यह भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। शुक्ल जी का एक और स्टेटमेंट है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। शुक्ल जी का एक और स्टेटमेंट है कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य, संस्कृत का माधुर्य नहीं। रामचंद्र शुक्ल का एक और स्टेटमेंट कि जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से उभरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्राही है। विजय देव नारायण शाही की देख लेते हैं। जायसी ने अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। इसके बाद विजय देव नारायण शाही, जायसी की पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। इसके बाद और शाही जी का स्टेटमेंट है कि जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई नया आध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। पद्मावत जिंदगी का एक दर्शन नहीं, जिंदगी है। यह जायसी की तवस्सुफ नहीं, जायसी की कविता है। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूटोपिया है, ये विजय देव नारायण शाही का मानना है। तो हम लोगों ने जायसी के बारे में इन सब चीज़ों को देखा और उस पर बात किया, और हम आशा करते हैं कि इन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और नोट करिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।